एवरीवन। सो आज हम लोग करेंगे रिवीजन थर्मोडायनेमिक्स का, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये एक रिवीजन सेशन होने वाला है। इसमें बेसिकली ये जो इम्पोर्टेंट मैं बताने वाला हूँ वो एनसीईआरटी को ही कवर करेगा। ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ना तो ज़रूरी है, चाहे सीयूईटी हो, नीट हो, चाहे बोर्ड्स हो, तो एनसीईआरटी के बेसिस पर ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें जो वर्ड मिल के बना है वो दो चीज़ से मिलकर बना है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हीट से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। और डायनेमिक्स मतलब होता है बेसिकली, जैसे होता है ना, डायनेमिक्स मतलब बेसिकली मोशन, मतलब कि हीट का एक्सचेंज, हीट टू वर्क वगैरह के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसमें जो टर्म्स आते हैं वो बेसिक टर्म्स आप लोग को पता होना चाहिए, तभी आप लोग थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। इनके जो बेसिक टर्म्स हैं उनको हम लोग चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम, देन सराउंडिंग, देन यूनिवर्स। सिस्टम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन वो कोई भी चीज़ हो सकता है जो जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें फिजिकल, केमिकल या फिर कोई भी चेंज, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का सिस्टम हो जाएगा। दैट में बी कप ऑफ वाटर, दैट में बी द टी, दैट में बी एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकता है, वो सिस्टम हो सकता है। सराउंडिंग क्या होगा? उस सिस्टम को छोड़ करके जितने भी उसके आसपास होंगे, मान लो ये सिस्टम है ना, तो सिस्टम को बाहर के जितना भी चीज़ है वो सब हो जाएगा उसका सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग मिलके बन जाता है क्या चीज़? यूनिवर्स। सो व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इज नथिंग बट द सिस्टम प्लस सराउंडिंग। एंड व्हाट इज सराउंडिंग? एक्सेप्ट सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब इसमें तीन प्रकार के सिस्टम आते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में तीन प्रकार के सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो जाए। क्लोज सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो। आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी मास और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग एक कप ऑफ टी लिए, और कप ऑफ टी पहले क्या था? हॉट था। फिर क्या हो जाएगा? पहले क्या था? वो कप ऑफ टी क्या था? हॉट था। लेकिन कुछ समय उसको रख देने से क्या हो रहा है? वो ठंडा हो गया। दैट मीन्स उसने एनर्जी लॉस किया हीट के फॉर्म में, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। दैट मीन्स वहाँ से एनर्जी लॉस हुआ। तो वो एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, और हम लोग उससे चाय पी भी सकते हैं कप से, क्योंकि वो ओपन है। तो ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा कि मान लो हम लोगों ने क्या किया है, इसी टी को क्या किए, एक क्लोज्ड किसी उसमें रख दिए, बर्तन में रख दिए, किसी क्लोज्ड बर्तन में रख दिए। ठीक है ना। तो ये क्या करे, जो हॉट था वो तो कोल्ड हो ही जाएगा। ठीक है ना, हॉट टी था वो कोल्ड हो ही जाएगा। लेकिन क्या है कि वो कंटेनर क्लोज है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोई भी चाय जो है वो कम नहीं होगा। मतलब चाय का जो मास है, वो अमाउंट है, वो कम नहीं होगा। तो ये क्या क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? मान लो आप लोग के पास क्या है, थर्मस बॉटल है। ठीक है ना, थर्मस का बॉटल है। तो थर्मस के बॉटल में हम सभी को पता है कि अगर कि हम लोग हॉट टी को अगर रख दिए, तो वो क्या रहेगा? हॉट ही रहता है। मतलब कि हॉट ही रहता है, वो ठंडा नहीं होता है थर्मस की बॉटल में, अगर अच्छा क्वालिटी का है तो। दैट मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है, ना ही हीट का एक्सचेंज हो पा रहा है, मतलब ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, और ना ही क्या किसका एक्सचेंज हो रहा है, मास का। मतलब कि अगर कहीं हम लोग चाय नहीं पियेंगे तो उसका मास का भी चेंज नहीं होगा। तो वो एक एग्जांपल हो जाता है आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली स्टडी पढ़ेंगे एनर्जी के चेंज का। एनर्जी का चेंज दो प्रकार से होगा, या तो वो हीट लॉस करेगा, या तो वो सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। मतलब कि वर्क एंड हीट इज नथिंग बट इट इज द मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मतलब कि अगर किसी पर कोई हीट रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका एनर्जी भी चेंज आएगा। सिमिलरली अगर कोई सिस्टम वर्क कर रहा है या सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी उसमें चेंज होगा डेफिनेटली। ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। फिर आ जाती है हम लोग के पास स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होती हैं? स्टेट फंक्शन क्या होती है? इट इज़ नथिंग बट द फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। मतलब कि ऐसे फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे डिपेंड करे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करे। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं क्या चीज़? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के एग्जांपल में जैसे आ जाता है टेम्परेचर, वॉल्यूम, है ना, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। टेम्परेचर, वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गए, जो सिर्फ इनिशियल, मतलब कि मान लो अगर कहीं
शुरुआत में हम लोग के पास है 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सिस्टम का, ठीक है ना। वो फिर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर हो गया 55 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर अगेन 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फर्क नहीं पड़ता है कि बीच में उस सिस्टम का टेम्परेचर कितना रहा होगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक हो जाएगा। तो कभी भी जो हम लोग का स्टेट फंक्शन का जो चेंज है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर ले लेते हैं, अगर वो साइकिल में है, एक साइकिल में है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा टी इन द साइकिल विल बी जीरो। लेकिन पाथ फंक्शन में ऐसा नहीं होने वाला है। पाथ फंक्शन क्या हो जाएगा, पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका मतलब कि पाथ फंक्शन के सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल आते हैं, जिनमें आता है वर्क और दूसरा होता है क्या चीज़, हीट। मतलब पाथ फंक्शन के 2 एग्जाम्पल है, वर्क और हीट, जो कि सिर्फ और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करते, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, ठीक है। कि मान लो अगर कहीं इनिशियली कोई सिस्टम के पास एनर्जी रहा होगा 5 जूल, उसके ऊपर वर्क डन किया और उसने क्या किया, 10 जूल हो गया उसका एनर्जी, फिर उसने सिस्टम ने अगेन वर्क किया 5 जूल, तो इसका जो वर्क है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। इसका जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। ये दोनों क्या पाथ फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड नहीं करता, वो पाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। और कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में जो पाथ फंक्शन का वैल्यू है या चेंज है ना, वो बेसिकली जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है, जबकि स्टेट फंक्शन का जीरो हो जाएगा। आगे आते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज नाम से पता चल रहा है किसी की एक क्या हो जाएगा, सिस्टम के एक्सटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या करेगा, सिस्टम के एक्सटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। एक्सटेंट मतलब कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं मास, वॉल्यूम, ठीक है, मोल, ये क्या करते हैं, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लो अगर कि यहाँ 5 ml पानी लाए या 10 ml पानी लाए, तो दोनों सेम थोड़ी है, दोनों में क्या है, बहुत डिफरेंस है। 5 ml पानी थोड़ा सा आएगा, 100 ml पानी बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट, ये डू नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट। मतलब कि मान लो अगर कि 5 ml पानी लाए है ना, 5 ml वाटर लाए और उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप 100 ml पानी उसी का ही लोगे तो वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अगर इस 100 ml, अगर इस 100 ml में से अगर कि 50 ml पानी निकालोगे तो उसका भी टेम्परेचर क्या रहेगा, 25 डिग्री ही रहेगा। तो टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर क्या है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कम पानी है या ज़्यादा पानी है। मान लो एक टंकी है, उस टंकी में अगर कहीं 10 लीटर पानी है और उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें से 1 लीटर भी पानी निकालोगे तो उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं इस 10 लीटर का वेट अगर कहीं 10 kg है तो 1 लीटर का वेट 1 kg होगा। तो क्या है, मास क्या है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, तो वो चेंज हो जाएगा। समझ में आया। आगे है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। जैसे हम लोग गैसेस स्टेट में क्या पढ़ते हैं, गैसेस स्टेट में हम लोग गैसेस के बिहेवियर को पढ़ने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं आइडियल गैस का और रियल गैस का, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी प्रोसेस का हम लोग क्या निकालते हैं, इफिशिएंसी निकालते हैं कि कोई प्रोसेस, कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितना इफिशिएंट है, कितना अच्छे से हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली एक रेफरेंस लेते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट कितना हो सकता है। तो कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, एक प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। ये बेसिकली लिटल हाइपोथेटिकल होता है, ये 100% एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ नॉट 100% एप्लीकेबल, मतलब ये 100% एप्लीकेबल नहीं है कहीं भी हमारे यूनिवर्स में हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस ही, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं। इरिवर्सिबल इज क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल मेथड, मतलब प्रैक्टिकली यही पॉसिबल होता है।
अब होता क्या है, रिवर्सिबल मेथड में क्या होता है कि जो हमारा जो वर्क डन निकलता है कोई भी सिस्टम के लिए, वो निकलता है मैक्सिमम। अब उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक्चुअल में कितना वर्क डन आ पा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। जैसे आइडियल गैस की स्टडी में हम लोग रियल गैस का बिहेवियर स्टडी करते हैं ना कि डेविएशन दिखा रहा है, वैसे ही हम लोग रिवर्सिबल का एक रेफरेंस लेकर के चलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोलता है, ये बोलता है कि जैसे कोई भी प्रोसेस होगा, एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होगा, मान लो कि कंप्रेशन का प्रोसेस है, मान लो इनिशियली पिस्टन इस स्टेज में है, अंदर गैस भरा हुआ है, अंदर का प्रेशर इनिशियल पीआई है, तो बाहर से अगर कहीं हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो गैस क्या होगा, कंप्रेस होगा। लेकिन ये कंप्रेशन एक ही बार में नहीं हो जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा क्या, एनी प्रोसेस विल ऑकर इन इनफाइनाइट स्टेप, ऑकर विल ऑकर इन इनफाइनाइट स्टेप, इनफाइनाइट स्टेप मतलब इतना धीरे धीरे होगा कि हम लोग को इनफाइनाइट स्टेप लग जाएगा किसी भी गैस को कंप्रेस करने में। मतलब कि बहुत हमारा जो पी एक्सटर्नल प्रेशर अगर कहीं ज़्यादा होगा पी इंटरनल से, तभी ना वो कंप्रेस होगा। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा क्या होता है कि पी एक्सटर्नल इज वेरी वेरी वेरी, क्या होता है, पी एक्सटर्नल इज इनफाइनाइट सिमली, मतलब कि इनफाइनाइट, अरे स्पेलिंग देख लेना, सिमली क्या होगा, लार्ज होगा, लार्ज होगा इंटरनल प्रेशर से। मतलब कि एक्सटर्नल प्रेशर से तो थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा इंटरनल प्रेशर से, और वो धीरे धीरे कंप्रेस होगा और इनफाइनाइट स्टेप्स लगेगा किसी भी कंप्रेशन को कंप्लीट करने में। सो इसको बोलते हैं क्या चीज़, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, कोई भी सिंगल स्टेप में ही जो पी एक्सटर्नल होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा पी इंटरनल प्रेशर से, तो एक ही बार में क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल बेसिस में है। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग सिंगल स्टेप में ही कंप्रेशन कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में ही कंप्रेशन कर सकते हैं। तो ये होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों पढ़ते हैं वो भी मैं बता दिया। हम लोग का तो वाल्व होता है, कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम के पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिस्टम, ये हो जाएगा क्या, सराउंडिंग। तो इनके बीच में क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, वॉल होता है। तो ये वॉल दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है एडियाबेटिक वॉल, दूसरा होता है डायाथर्मल वॉल। एडियाबेटिक वॉल में क्या होगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट कैन नॉट एक्सचेंज, ठीक है। जबकि डायाथर्मल वॉल में क्या होगा, हीट कैन एक्सचेंज, इसमें क्या होगा, हीट कैन एक्सचेंज। इसमें क्या होगा, हीट कैन एक्सचेंज। अब आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन में जो होता है वो होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना। अगर कहीं प्रेशर, अब इसमें क्या होता है कि हम लोग को कन्फ्यूजन आ जाता है कि हम लोग किस यूनिट में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताया हूँ कि अगर कहीं मान लो, अगर कहीं हम लोग एनर्जी के टर्म्स में अगर कहीं कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एनर्जी वगैरह निकालना चाह रहे हैं सिस्टम का, ठीक है ना, या फिर हम लोग अगर अगर कहीं एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, या फिर एनर्जी से रिलेटेड कुछ है, या फिर हम लोग का सब चीज़ चाहिए किसमें, एसआई यूनिट में, हमारा सब चीज़ चाहिए किसमें, एसआई यूनिट में। तो हम लोग को प्रेशर को पास्कल में लेंगे, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेंगे, मोल को तो मोल में ही लेते हैं। आर का वैल्यू जो होगा वो इंपॉर्टेंट है कि 8.314 वाला वैल्यू आप लोग को लेना है। टेम्परेचर तो केल्विन में ही रहता है, लेकिन मान लो आप लोग को प्रेशर एटीएम वगैरह में निकालना है, आपको प्रेशर के टर्म्स में अगर खेलना है ना, एटीएम वगैरह में, तो आपको वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा, और जो आर का वैल्यू है वो ये लेना पड़ेगा, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में ही रहता है। तो ये बेसिकली आर का वैल्यू को आप लोग को ध्यान रखना था। अगर एटीएम में लेंगे प्रेशर को तो आर का वैल्यू 0.0821 हो जाएगा, प्रेशर पास्कल में लेंगे तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स पी वन वी वन दैट इज इक्वल टू पी टू वी टू। सो यहाँ से ये वाला रिलेशन आ जाता है कि यहाँ से पी टू को नीचे ले, सो पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन। ये बेसिकली बॉयल्स लॉ है। कुछ कोई नया एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। आगे जो चीज़ पढ़ेंगे वो है वर्क डन, ठीक है ना। वर्क डन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और उसका साइन कन्वेंशन, फिर जीरोथ लॉ की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला आता है वर्क डन। सो वर्क डन क्या होता है, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में क्या होगा कि जो गैस है हम लोग का, वो गैस क्या करेगा, या तो एक्सपांड करेगा, गैस क्या करेगा, एक्सपांड करेगा, या तो वो गैस क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। अगर कहीं गैस है, अगर कहीं उसने क्या किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस हुआ, दैट मीन्स कि कंप्रेस होने की वजह, कंप्रेस हुआ इसका मतलब क्या है
कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा था इंटरनल प्रेशर से, तभी ना वो कंप्रेस हुआ। दैट मीन्स दैट एक्सपांसन के केस में और कंप्रेशन केस में अलग अलग हो जाएगा। कंप्रेशन के केस में क्या होगा कि सराउंडिंग हैज़ डन वर्क ऑन द सिस्टम मतलब कि अगर कहीं कोई गैस कंप्रेस होता है तो वर्क डन किसके ऊपर होता है, गैस के ऊपर होता है। लेकिन अगर कहीं गैस एक्सपांड किया, मान लो कि अगर कहीं गैस एक्सपांड किया तो क्या होता है, सिस्टम वर्क करता है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। सिस्टम वर्क ऑन सराउंडिंग, तो सिस्टम वर्क करता है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। इसके लिए जो वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा पी। डेल्टा पी है हम लोग का वॉल्यूम चेंज। मान लो इनिशियल वॉल्यूम क्या है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा पी। इनिशियल वॉल्यूम है मान लो हम लोग का 10 लीटर और फाइनल वॉल्यूम है हम लोग का 5 लीटर। तो हमारा वर्क डन कैसे आ जाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर है मान लो 5 एटीएम। सो माइनस 5 एटीएम इंटू 10 लीटर माइनस 5 लीटर। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, 25 एटीएम लीटर। इसका क्या हो जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। समझ गए। सो ये बेसिकली होता है हम लोग का फार्मूला। आगे है साइन कन्वेंशन के बारे में। सो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं ग्राफ भी, कि जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल ये है, ये मान लो ए है और ये बी है। तो मान लो कि इनिशियली जो गैस का वॉल्यूम है वो है हम लोग का मान लो 2 लीटर, और फाइनल जो वॉल्यूम है वो है 10 लीटर। क्या है, 10 लीटर है। दैट मीन्स ए से बी जाने में गैस क्या हुआ है, एक्सपांड हुआ है। क्या हुआ है, एक्सपांड हुआ है। अब एक्सपांड हुआ है तो क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है बाई द गैस ऑन द सराउंडिंग। मतलब कि सिस्टम ने वर्क किया है, ए से बी जाने में क्या हुआ है, एक्सपांसन हुआ है। तो इसके लिए वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन हो जाएगा एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, ठीक है ना, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। सिमिलरली अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है और प्रेशर वॉल्यूम का क्या है हम लोग के पास ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर कहीं साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है तो इसका भी फार्मूला सेम होगा, एरिया अंडर द साइकिल। मतलब कि इस साइकिल के अंदर का जो एरिया है वही हम लोग का वर्क डन हो जाएगा। अब इसमें साइन कन्वेंशन आ जाता है कि एक्सपांसन होता है, एक्सपांसन होगा तो जो हमारा वर्क डन निकलेगा वो नेगेटिव होगा। कंप्रेशन होगा तो जो वर्क डन निकलेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव होगा क्यों, अब देखो अगर कोई गैस एक्सपांड किया मतलब उसने क्या किया, वर्क किया, किसने, सिस्टम ने, तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, घटेगा, इसीलिए नेगेटिव आया। ठीक है। अगर कंप्रेस हुआ तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर कहीं साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें क्या होगा, अगर कहीं क्लॉकवाइज है तो क्या होता है, उसमें जो वर्क डन आता है वो नेगेटिव आता है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका जो वर्क डन आता है वो आता है पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा। आगे है हीट के बारे में। सो हीट क्या होता है, सो कोई भी सिस्टम में अगर कहीं हम लोग को इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है, तो हम लोग किसके थ्रू चेंज कर सकते हैं, या तो सिस्टम को हीट दे या फिर सिस्टम हीट दे, या तो फिर सिस्टम वर्क करे या फिर हम लोग सिस्टम के ऊपर वर्क करें। सो बेसिकली हीट एंड वर्क आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हीट एंड वर्क आर नथिंग बट दे आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। दे आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। समझ गए। अब हीट क्या होता है, हीट इज नथिंग बट द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये तो समझ गए हम लोग। अब इसमें क्या होता है, हीट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है क्यू। वो क्या होता है, क्यू होता है। अब अब कोई सिस्टम कितना हीट देगा, कितना हीट लेगा, ये सभी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में स्टडी करते हैं कि कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ। अगर कोई सिस्टम अगर हॉट है तो उसमें, और कहीं हॉट है इनिशियली और बाद में क्या हो गया, वो कोल्ड हो गया, दैट मीन्स उसने कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट दिया होगा। हीट दिया मतलब कि एनर्जी रिलीज किया। हीट बेसिकली क्या है, एनर्जी का ही एक मोड है जिससे एनर्जी रिलीज होता है। अगर किसी ने सिस्टम ने हीट दिया दैट मीन्स उसका एनर्जी क्या होगा, कम हुआ होगा, ये बताता है। आगे की बात करें साइन कन्वेंशन की। सो अगर कहीं सिस्टम हीट देगा, इफ सिस्टम गिव्स हीट, मतलब कि इनिशियली गर्म था, गर्म से ठंडा हो गया, अगर कहीं सिस्टम हीट देगा तो उसका इंटरनल एनर्जी घटेगा और जो क्यू का जो साइन आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर कहीं सिस्टम क्या करेगा, हीट गेन करेगा,
इफ सिस्टम हीट गेन किया तो जो हीट आएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव। आगे है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या बताता है कि जो हीट जो है जो फ्लो होगा वो होगा हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। मतलब कि मान लो अगर कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को आपस में अगर कि कांटेक्ट में रखते हैं तो होगा क्या, बेसिकली जो हीट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अंटिल द थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। कब तक करेगा, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन ना कर दिए। मान लो कि इनिशियली इधर वो का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इधर का मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट तब तक फ्लो करेगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक जब तक इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम ना हो जाए। इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। तब हीट फ्लो करना बंद कर जाएगा और वहां पर आ जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब कि देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, ये होता है जीरोथ लॉ। आगे पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है, हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। सो मे भी थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन मज़ा आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक, आगे है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, इट इज़ द क्या बोल सकते हैं, मेजर ऑफ। इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो कि कोई बॉडी है ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं वाटर का 1 ग्राम लिए हम लोग, है ना, 1 ग्राम वाटर लिए। अब उसको हम लोग क्या किए, लगभग हम लोग क्या किए 4.13 जूल दिए, है ना, इतना ही होता है शायद, है ना, 1 कैलोरी अगर ये जूल में देखें तो 4.13 जूल अगर एनर्जी दिए तो उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, 1 सेंटीग्रेड बढ़ता है। तो हीट कैपेसिटी इज द मेजर ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन। सो हीट कैपेसिटी इज द amount of heat required to raise the temperature of a system by unit degree centigrade। मतलब कि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हीट रिक्वायर होगा उसी को बोलेंगे हम लोग हीट कैपेसिटी। ठीक है, मान लो 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग को 4.13 जूल देना पड़ रहा है, तो उसका जो हीट कैपेसिटी है वो है 4.13 ग्राम्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, ग्राम्स सॉरी जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राम। ठीक है, ऐसा। अगर कहीं सिंपली हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये बेसिकली होता है एक्सटेंसिव क्वांटिटी। मतलब कि अगर कहीं मान लो आप लोग को 5 ml पानी को गर्म करना है और एक तरफ आप लोग को 100 ml पानी गर्म करना है, तो आप सभी को पता है अगर पानी कम होगा तो ईजिली गर्म हो जाएगा कम टाइम में, अगर ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। दैट मीन्स जो जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को 5 ml में हम लोग को कम हीट देना पड़ेगा और 100 ml में हम लोग को ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। दैट मीन्स अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर कहीं हम लोग उस पानी के या तो वेट को फिक्स कर दे या तो मोल को फिक्स कर दे तो वही हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और हीट कैपेसिटी, ऐसी हीट कैपेसिटी को बोलेंगे, 2 प्रकार के होते हैं इस हीट कैपेसिटी, एक हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा हो जाएगा क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं 1 ग्राम सिस्टम के लिए, मतलब 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस, और मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं हम लोग 1 मोल के लिए। अब इसमें क्या हुआ, अमाउंट को फिक्स कर दिया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो गया। यहाँ पर क्या था, अमाउंट फिक्स नहीं था, हीट कैपेसिटी हम लोग सिंपली बोल रहे थे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सिस्टम 5 ml भी हो सकता है, 100 ml भी हो सकता है, मतलब वाटर 5 ml होगा तो कम हीट रिक्वायर होगा, 100 ml होगा तो ज़्यादा। दैट मीन्स अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर कहीं हम लोग अगर अमाउंट को फिक्स कर दीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या 1 मोल, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का अलग हो जाएगा। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी, इसका जो फार्मूला आता है वो होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, एस से डिनोट करते हैं, क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी होता है इसका फार्मूला। ठीक है, सिमिलरली तो क्यू हो जाएगा एम एस डेल्टा टी, ये याद रखना है। सिमिलरली मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा, सी एम से डिनोट करते हैं, क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी, एन होता है हमारा मोल और डेल्टा टी होता है टेम्परेचर चेंज। मान लो हम लोगों ने 100 जूल का टेम्परेचर दिया, कितने मोल को, 2 मोल को, और उसका टेम्परेचर राइज हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 105 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि टेम्परेचर चेंज कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको डिवाइड कर लो, दैट इज 100 डिवाइड बाई 5 टू 10, दैट इज इसका जो मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू आ गया 10
जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इसका जो यूनिट आएगा वो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में दे सकता है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में सेम होता है। आगे है, अगर कहीं यही हीट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जाए तो उसको सीवी बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाए तो सीपी बोलते हैं। अगर कहीं कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है तो एन सी वी डेल्टा टी, है ना। मतलब कि क्या हो जाएगा, सी वी इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन में एन डेल्टा टी। ऊपर में हीट को क्या कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर हीट को कर दिया कांस्टेंट प्रेशर। सो सी वी हो जाएगा हम लोग का, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, सो हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, है ना। और अगर कहीं कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम लोग अगर क्या करते हैं, हीट देते हैं किसी सिस्टम को, तो हम लोग को पता है कि जो वर्क डन होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो हुआ मतलब कि हम लोग जितना हीट देंगे वो उसके किस में स्टोर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी पे स्टोर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो हीट आता है वो बेसिकली एन सी बी डेल्टा टी हो जाता है। दैट मीन्स जितना अमाउंट हो जाएगा वो टोटली का टोटली उसके इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, सो कांस्टेंट प्रेशर में जो सीपी होता है वो होता है क्यूपी अपॉन में एन डेल्टा टी। सो क्यूपी इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। सो यहाँ पर जो इंथैल्पी है वो एन सीपी डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, और बेसिकली जो क्यूपी है वो इंथैल्पी के बराबर होता है, इंथैल्पी के बराबर होता है। तो यहाँ से इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला आप लोग को मिल गया, इसको हमेशा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आता है रिलेशन बिटवीन द सीपी एंड सीबी। सो सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू होता है आर, है ना। अगर कहीं हम लोग 1 मोल के लिए बात करते हैं तो, और जो सी बी होता है वो होता है डेल यू बाई डेल टी। मतलब कि हम लोग का इंटरनल एनर्जी का क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग का सी बी मिल जाएगा। सी बी इज डेल यू बाई डेल टी। और इसको हम लोग बात करें, सो डेल यू इज नथिंग बट द, इट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यही होता है हम लोग का सीबी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो सीबी। और हम लोग को पता है कि अगर कहीं आइडियल गैस है, सो आइडियल गैस में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होती हैं, कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती है आइडियल गैस में। तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है जीरो। इसलिए उसका जो टोटल एनर्जी होता है वो उसके मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी जो है उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, ठीक है। सो इस बात को याद रखना है। आगे है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं हम लोग का किसके बारे में, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस के बारे में। तो इसमें आप लोग को सिंपल जो फार्मूला आपको याद रखना है उसको रखना है, ठीक है ना। बाकी वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को ख़त्म करने के बाद हम लोग बाकी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करें, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में दो प्रकार मतलब कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक होता है। अब मोनोएटॉमिक गैस है कोई, ये है मान लो हमारा मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है ना। ये है, जैसे मोनोएटॉमिक गैस की एग्जांपल लेके चलते हैं, हीलियम है। डायटॉमिक गैस की एग्जांपल लेके चलते हैं, ऑक्सीजन। पॉलीएटॉमिक गैस की एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग CO2, ठीक है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल है CO2। CO2 की स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक है। अब मोनोएटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि होता है हम लोग का कि किस किस डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में वो मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, फ्रीडम दिखा सकता है। फ्रीडम मतलब कि मूव कर सकता है, किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो हीलियम जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, मोनोएटॉमिक है। तो वो क्या करता है, एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, जेड एक्सिस, मतलब कि 3 एक्सिस पे वो मूव कर सकता है। इसीलिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 3। अब रोटेशनल आ गया 0। अगर अब ये समझो कि जो मोनोएटॉमिक गैस है उसके लिए रोटेशन क्या ही होगा। अगर डायटॉमिक गैस है तो वो समझ आ जाएगा कि इस एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट करेगा। CO2 में समझ आएगा कि इस रोटेशन करेगा। अब कोई मॉलिक्यूल है, वो पॉइंट है, अब ये पॉइंट कैसे रोटेट करेगा, पॉइंट के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। सिमिलरली वाइब्रेशन की बात करें तो अगर कहीं हीलियम मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया तो ये बेसिकली एक, अगर कहीं सिंगल मॉलिक्यूल है तो ये तो बेसिकली ट्रांसलेशन मोशन में आ जाएगा। अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया तो ये भी एक ट्रांसलेशन मोशन में आ जाएगा। तो इसलिए वाइब्रेशन भी 0 होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हीलियम, नॉन और आर्गन। मतलब कि वाइब्रेशन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है और रोटेशनल दोनों ही 0 होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए।
डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं, है ना। डायटोमिक मतलब कि ऑक्सीजन और पॉलीएटॉमिक लीनियर मतलब कि CO2 गैस, ये दोनों का सेम ही कैटेगरी होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है HCl, H2, Cl2, O2, CO2, BeCl2। सो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो तीन होगा पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों में मूव कर सकते हैं। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। अब ये कैसे हुआ इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे ये CO2 मॉलिक्यूल है, तो ये CO2 मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, एक तो इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है, या तो एक क्या कर सकता है अपना, हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, एक ये वाला एक्सिस और एक ये एक्सिस, ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, ये जेड। तो या तो वो वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है ऐसे ऐसे, मतलब ये जैसे ये पेन है ना। तो ये पेन अगर ये CO2 मॉलिक्यूल है, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन, बीच में कार्बन है, तो ये क्या कर सकता है, दो प्रकार से रोटेशन दिखाएगा। एक तो ऐसे रोटेशन दिखा सकता है, ठीक है। एक दूसरा रोटेशन दिखा सकता है ऐसा, ऐसा रोटेशन दिखा सकता है, और एक रोटेशन दिखा सकता है ऐसा, मतलब कि ये अपनी एक्सिस पर क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये वाला रोटेशन सिग्निफिकेंट होता है, ये वाला रोटेशन भी सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन ये वाला जो रोटेशन है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, मतलब कि इसका एनर्जी में कंट्रीब्यूशन लगभग नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इस वाले रोटेशन का जो कंट्रीब्यूशन उसको हम लोग जीरो मान के चलते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 2 लेके चलते हैं, ठीक है। अब हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग क्या करते हैं, 2 लेके चलते हैं। आगे है कि अगर कि हम लोग इसमें बात करेंगे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो वो कैसे निकालेंगे। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो है 3n-5। 3n होता है हम लोग का टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आप लोग को टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, सॉरी वाइब्रेशनल नहीं, हम लोग बोलेंगे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो वो जाएगा 3। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो उसके लिए अगर कि हम लोग का अगर कि डायटोमिक या फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर है तो हो जाएगा 3n-5। 3n हो जाएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, -5 क्यों, 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन में चले इसीलिए -5 किए, ठीक है। वैसे ही अगर कि पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर में NO2, SO2, SO3, CH4, ठीक है ना, ये सभी क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। तो ट्रांसलेशन तो 3 आएगा पता है, रोटेशनल इसमें 3 आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई नॉन लीनियर है गैस, है ना, कोई अगर कि नॉन लीनियर है गैस, जैसे कि जैसे कि जैसे कि अगर कि ये है हम लोग का SO2 मॉलिक्यूल। SO2 कैसा होता है आप लोग को पता है क्या, SO2 ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है SO2। तो कुछ इस प्रकार से SO2, तो ये क्या कर सकता है ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे भी रोटेट कर सकता है, मतलब वो क्या करेगा तीनों ही एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे, तीनों एक्सिस पे वो रोटेट कर सकता है, इसलिए 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होता है, माइनस कर देंगे 6, 3 ट्रांसलेशन और हम लोग का 3 रोटेशनल का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का बेसिकली वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द नॉन लीनियर गैस। सो आगे हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी कंट्रीब्यूशन टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, है ना, इस चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अगर जो भी हम लोग का जो एनर्जी होगा मॉलिक्यूल का, और इसमें एक बात और याद रखना है कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को सिर्फ और सिर्फ वेरी हाई टेम्परेचर पर ही हम लोग करते हैं। हाई टेम्परेचर देन ओनली वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टेकन, ठीक है। वरना हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशनल को लेकर के चलते हैं, आपके लेवल में सिर्फ रोटेशनल और ट्रांसलेशन को ही लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। आगे है एनर्जी कंट्रीब्यूशन। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करता है, एनर्जी को कंट्रीब्यूट करता है। रोटेशनल हो या ट्रांसलेशन हो तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 RT कंट्रीब्यूट करेगा, और वाइब्रेशन जो है RT कंट्रीब्यूट करेगा। इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल, और CB जो होता है वो होता है डी डिफरेंशियल ऑफ, मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि ΔU/ΔT, है ना। आइडियल गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी वही उसका इंटरनल एनर्जी होता है। जिस एग्जांपल के लिए अगर CO2 के लिए, तो CO2 में क्या होता है हम लोग का
3 ट्रांसलेशन होता है, 2 रोटेशनल होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 रोटेशनल सॉरी 3 ट्रांसलेशन है, मतलब 3 इंटू 1/2 RT प्लस 2 इंटू 1/2 RT। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग का, बेसिकली 5/2 RT हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा इसका इंटरनल एनर्जी, और इसका जो CV निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5/2 R। हम लोग को बेसिकली टेम्परेचर हटा देंगे तो वो इसका CV बन जाता है। अब इंथैल्पी कैलकुलेशन की बात करें, सो इंथैल्पी कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। सो इंथैल्पी कैलकुलेशन के लिए आपको 3-4 फॉर्मूला आपको एकदम रट्टा याद होना चाहिए कि किसको कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम यही है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट फार्मूला है डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा पी वी, मतलब कि चेंज इन इंथैल्पी जो है इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस चेंज इन पी वी के बराबर होगा। तो ये फार्मूला आप कहीं पर भी लगा, मतलब कि कहीं पर, मतलब कि जहाँ पर इंथैल्पी कैलकुलेशन हो और कोई भी गैस दो हो, कोई भी गैस दिया होगा तो आप लगा देंगे। ये जो है आइडियल और रियल दोनों पर एप्लीकेबल है, आइडियल एंड रियल दोनों पर एप्लीकेबल है, ठीक है। आइडियल और रियल दोनों पर एप्लीकेबल है। लेकिन अगर कहीं स्पेसिफिकली यही जब आइडियल हो जाता है तो हमको पता है कि पीवी जो है एन आर टी के बराबर होता है, और डेल्टा पीवी जो है वो एन आर तो कांस्टेंट होता है, डेल्टा टी बराबर होता है। इसीलिए आइडियल गैस के केस में जो इंथैल्पी के लिए फार्मूला हो जाता है यही पीवी जो है एन आर डेल्टा टी बन जाता है, और डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस एन आर डेल्टा टी हो जाता है। और पीवी इक्वल टू एन आर टी रियल गैस में नहीं होता है, इसी वजह से इसको हम लोग रियल गैस में लगाते हैं। बेसिकली आप लोग के केस में सिर्फ आइडियल गैस से ही आएगा, फिर भी मैंने बता दिया कि कैसे ये फार्मूला आया है एन आर डेल्टा टी। आगे है कि मान लो अगर कहीं ये क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक्सपांसन और कंप्रेशन का गैस है, मतलब कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस होगा, एक्सपांड हुआ गैस या कंप्रेस हुआ, तब आप लोग इंथैल्पी इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और वहाँ पर आप लोग को इंथैल्पी कैलकुलेट करने को बोल दिया, तो वहाँ पर आप लोग कैसे करोगे, तो वहाँ पर आप लोग को ये वाला फार्मूला लगाना है, इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी मतलब कि होता है हम लोग का बेसिकली द चेंज इन द स्टोक्योमेट्री ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि आप लोगों को क्या करना है, स्टोक्योमेट्री प्रोडक्ट का देखना है माइनस रिएक्टेंट का स्टोक्योमेट्री का माइनस कर देना है। लेकिन याद रखना है ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, मतलब डेल्टा एन जी मतलब कि जो चेंज इन स्टोक्योमेट्री वो सिर्फ गैसियस स्पीसीज को देखना है, प्रोडक्ट का गैस में कितना है माइनस रिएक्टेंट का। सो ये फार्मूला आप लोग को लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिग्री अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की वर्क डन कैलकुलेशन और थर्मोकेमिस्ट्री को कवर करेंगे, वरना ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वाला वीडियो, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।